विद्यार्थियों नमस्कार। ऐतिहासिक अध्ययन की इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा आंग्ल मराठा संघर्ष के तीसरे और अंतिम चरण के बारे में, जो कि इतिहास में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपसे बात करूं इस युद्ध के बारे में, इससे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में और इससे जुड़ी हुई संधियों के बारे में, मैं आपको यह बता देना उचित समझता हूँ कि यह एक ऐसा युद्ध था जिसके परिणाम काफ़ी मायने में मराठों के लिए पानीपत की तीसरी लड़ाई से भी ज़्यादा भयानक साबित हुए। जहाँ पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि लगभग 75,000 के आसपास मराठों की जनहानि हुई, लेकिन इसके बावजूद मराठा साम्राज्य का वजूद खत्म नहीं हुआ था, मराठों का वर्चस्व खत्म नहीं हुआ था। लेकिन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप हम एक ऐसी स्थिति देख रहे जिसमें कि पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ रहा है। वो मराठा साम्राज्य, वो मराठा कॉन्फेडरेसी जिसे कि छत्रपति शिवाजी और उसके वंशजों ने अपनी काबिलियत के बूते पर खड़ा किया, वो मराठा साम्राज्य जिसे शक्तिशाली और योग्य पेशवाओं बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव जैसे पेशवाओं ने अपनी योग्यता के बूते पर खड़ा किया। विद्यार्थियों, अब उस मराठा साम्राज्य के पतन की जो चरम पराकाष्ठा है वो हमें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में देखने को मिलती है। इतिहासकारों का यह मानना है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप हेस्टिंग्स ने वेलेस्ली के अधूरे कार्यों को पूरा किया। वेलेस्ली, जो कि अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत मराठा साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में लाना चाहता था, उस वेलेस्ली के अधूरे काम को हेस्टिंग्स ने इस बार पूरा किया। तो आइए विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ। विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि बेसिन की संधि के द्वारा, यद्यपि बेसिन की संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद वह अपने मन में अपनी आज़ादी को लेकर काफ़ी व्याकुल था और वह किसी न किसी प्रकार से अंग्रेजी चंगुल और नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था। और इसके साथ साथ अन्य मराठा सरदार भी अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त होना चाहते थे। तो आइए विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि इस वक्त मराठा कॉन्फेडरेसी के जो चारों स्तंभ है उनकी क्या स्थिति है। अगर हम बात करें बड़ौदा के गायकवाड़ की, तो गायकवाड़ों ने ऑलरेडी अंग्रेजों के साथ सहयोग का समझौता कर रखा था और वे अंग्रेजी प्रभाव में थे। वे किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जहाँ तक सिंधिया की बात है, जहाँ तक भोसले की बात है, जहाँ तक होलकर की बात है, वो अंग्रेजों के खिलाफ थे और पेशवा ने यह कोशिश की इन लोगों को मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ वातावरण खड़ा किया जाए और अपनी आज़ादी को और अपने प्रभाव को पुनः हासिल किया जाए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसने कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को काफ़ी नज़दीक तक ला दिया। और विद्यार्थियों, यह एक ऐसा मामला था जिसमें हम ये देखते हैं कि पेशवा का खंडनी को लेकर, खंडनी यानी खिराज को लेकर गायकवाड़ के साथ कुछ मतभेद था। तो ऐसी स्थिति में गायकवाड़, इस मामले को सुलझाने के लिए गायकवाड़ ने अपने मंत्री गंगाधर शास्त्री को अंग्रेजी संरक्षण के अंदर पेशवा के दरबार में भेजा और उस वक्त पेशवा ने गंगाधर शास्त्री के ऊपर दबाव डालकर ये कोशिश की कि किसी न किसी प्रकार से गायकवाड़ पेशवा के समर्थन में आ जाए। लेकिन चूंकि गंगाधर शास्त्री अंग्रेजों का मित्र था और इसके साथ ही साथ वह पूना दरबार में स्थित अंग्रेजी राजदूत एल्फिंस्टन के संपर्क में भी था और उसने कुल मिलाकर पेशवा की बात को मानने से इनकार कर दिया था। ऐसी स्थिति में पेशवा के एक काफ़ी निकट दरबारी त्र्यंबक जी ने गंगाधर शास्त्री की हत्या करवा दी। गंगाधर शास्त्री की हत्या करवाना विद्यार्थियों एक ऐसा कदम था जो न केवल गायकवाड़ को चुनौती था, बल्कि यह एक प्रकार से गायकवाड़ के मित्र अंग्रेजों के लिए भी चुनौती थी। और हेस्टिंग जैसा व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ को, अपने इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। एल्फिंस्टन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने उच्चाधिकारियों के कहने पर पेशवा के ऊपर दबाव डाला कि हत्यारे त्र्यंबक जी को अंग्रेजों के हवाले किया जाए, लेकिन पहले पेशवा ने आनाकानी की। लेकिन जब एल्फिंस्टन ने उसको धमकाया तो ऐसी स्थिति में पेशवा ने त्र्यंबक जी को उसके हवाले कर दिया गया और त्र्यंबक जी को थाने दुर्ग में कैद कर दिया गया। लेकिन एक साल बाद त्र्यंबक जी वहाँ से भाग निकला। तो अंग्रेजों ने और एल्फिंस्टन ने पेशवा पर यह आरोप लगाया कि त्र्यंबक जी के भागने के पीछे पेशवा का सबसे बड़ा हाथ है। तो ऐसी स्थिति में अब एल्फिंस्टन ने पेशवा के ऊपर एक दबाव डाला
यद्यपि पेशवा बेसिन की संधि के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार कर चुका था, लेकिन अब इस बार एक नए सिरे से दबाव डाला गया एल्फिंस्टन के द्वारा पेशवा के ऊपर और कहा गया कि तुम एक नई संधि पर हस्ताक्षर करोगे। और विद्यार्थियों, ये संधि कहलाती है पुणे की संधि। पुणे की इस संधि के द्वारा पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद का दावा छोड़ दिया। देखिए विद्यार्थियों, मेरे शब्दों पर गौर कीजिए। इसके द्वारा पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद का दावा छोड़ दिया। अर्थात अब तक पूना का जो पेशवा था मराठा संघ के चारों स्तंभों अर्थात गायकवाड़ों पर, भोसलों पर, होलकरों पर और सिंधियाओं पर अपने प्रभाव का दावा करता था और अपने आप को उनका अध्यक्ष मानता था। तो अध्यक्षता का दावा उसने छोड़ दिया। इसका वैधानिक मतलब यह है कि अब यदि अंग्रेज बाकी चारों से उलझते, बाकी चारों स्टेट से लड़ते, तो ऐसी स्थिति में पेशवा अध्यक्ष होने के नाते उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी बात यह कि पेशवा अंग्रेजी सहायक सेना अपने यहाँ पर सहायक संधि के तहत एक अंग्रेजी सेना अपने यहाँ पर रखेगा और उसका खर्चा वो 33 लाख रुपए देगा और 33 लाख रुपए के लिए वह इस प्रकार के भूखंड अंग्रेजों को देगा जिससे कि 33 लाख रुपए की अंग्रेजों को आय होती हो। तीसरी बात यह कि वह ग्वालियर का किला, वह अहमदनगर का किला अंग्रेजों का हवाले करेगा और नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित जितने भी प्रदेश है वो सारे के सारे अंग्रेजों को दे देगा। तो विद्यार्थियों, एल्फिंस्टन के द्वारा की गई इस प्रकार की संधि मराठा संघ के लिए एक अपमान का विषय था और पेशवा भी अपमान की आग में झुलस रहा था। दूसरी तरफ होलकर और भोसले, उन्होंने भी अपनी आज़ादी की घोषणा की और एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भी युद्ध की घोषणा की। तो हम इस युद्ध के दौरान देखते हैं कि पेशवा पूना में स्थित अंग्रेजी छावनी पर हमला करता है और एल्फिंस्टन को वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ता है। बाद में पेशवा किर्की में स्थित अंग्रेजी सेना पर भी हमला करता है, लेकिन वहाँ पे पेशवा परास्त हो जाता है और पेशवा को भागना पड़ता है। इस युद्ध के दूसरे चरण में हम ये देखते हैं कि भोसले का अंग्रेजों के साथ संघर्ष होता है और भोसले अंग्रेजों के साथ 2 बार हारता है। पहली बार सीताबार्डी की लड़ाई में हारता है और दूसरी बार वो नागपुर की लड़ाई में हारता है। और इन दोनों लड़ाई में हारने के बाद नागपुर का शासक अप्पाजी भोसले पंजाब चला जाता है और बाद में पंजाब से भागकर वह शरण प्राप्ति के लिए जोधपुर के महाराजा मानसिंह के पास चला जाता है। जोधपुर का महाराजा मानसिंह जो अंग्रेज विरोधी था, वो उसको अपने यहाँ पर शरण देता था और वहीं पर लगभग 1840 में अप्पाजी भोसले की मृत्यु होती है। इसी प्रकार होलकर भी अंग्रेजों के साथ संघर्ष में परास्त हो जाता है और सिंधिया ऑलरेडी पहले से संधि कर चुका होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा मराठा संघ एक प्रकार से अंग्रेजी प्रभाव में आ जाता है। और जहाँ तक पेशवा की बात है, पेशवा जो किर्की से हारने के बाद भाग खड़ा हुआ था, पेशवा एक बार पुनः अंग्रेजों से लड़ता है और कोरेगांव की लड़ाई और 1-2 अन्य छोटी लड़ाइयों में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा की पराजय होती है और पेशवा को इसके बाद मराठा संघ से अलग कर दिया जाता है। पेशवा को 8 लाख रुपए सालाने की पेंशन देने के बाद कानपुर के पास बिठूर नामक सेंटर के ऊपर बिठा दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि अब आपका मराठा राजनीति में कोई संबंध नहीं है, आप मराठा राजनीति से अलग हो, आपको पेशवा पद का त्याग करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही फिर शिवाजी के एक वंशज प्रताप सिंह को सतारा की जागीर दे दी जाती है, सतारा का छोटा सा राज्य दे दिया जाता है। इस प्रकार से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के द्वारा अंग्रेज पूरी प्रकार से मराठा साम्राज्य पर अपना नियंत्रण कायम कर लेते हैं। विद्यार्थियों, यह युद्ध एक युद्ध नहीं था बल्कि अपने आप में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण और युगांतरकारी घटनाओं को जन्म देने वाला था। इस युद्ध के परिणाम उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने कि प्लासी और बक्सर के। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लासी और बक्सर के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी, उसी प्रकार से अंग्रेजों द्वारा मराठों को हराए जाने का यह अंतिम चरण एक ऐसा कदम था जिसके द्वारा उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र ब्रिटिश हुकूमत के प्रभाव में आ गए और इसके साथ ही साथ राजपूताना के वो स्टेट्स जिसके ऊपर अब तक मराठे अपने प्रभाव का दावा करते थे, जहाँ से मराठे बड़े तौर पर अनियमित लूटमार करते थे और बड़े पैमाने पर पैसा वसूल करते थे, वो सारे के सारे क्षेत्र अब विद्यार्थियों अंग्रेजों के पास आ गए। और इसके साथ ही एक दौड़ चालू होता है जिससे हम कहते हैं कि 1818 की राजपूत स्टेट की अंग्रेजों के साथ सहायक संधियाँ, राजपूत स्टेट की अंग्रेजों के साथ सहायक संधियाँ होने की शुरुआत भी इसी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम था। इतिहासकार रैमजे ब्योर ने इस युद्ध का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि यह युद्ध ब्रिटिश सत्ता के लिए निर्णायक था और इस युद्ध के द्वारा एक प्रकार से यह कहा जाए कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी, तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता था। इतिहासकार प्रिंसिप ने भी इस युद्ध को ब्रिटिश सरकार के लिए, अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। और जहाँ तक हम इस युद्ध के परिणामों और विश्लेषण की बात करते तो हम एक बात फाइनली कह सकते हैं कि यह युद्ध एक ऐसा युद्ध था
जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हेस्टिंग्स ने वेलेजली के अधूरे कार्यों को पूरा किया। वेलेजली अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत जिस प्रकार से मराठा साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहता था, लेकिन वो लाने में कामयाब नहीं हुआ। वेलेजली के उसी अधूरे कार्य को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जो गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था, उसने इस कार्य को पूरा किया और इसके साथ ही हिंदुस्तान में, उत्तरी भारत में ब्रिटिश आधिपत्य की शुरुआत होती है। और अब हम देखते हैं कि 1817-18 के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाली कोई बड़ी ताकत नहीं बची थी और यह युद्ध अंग्रेजों के लिए इस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। विद्यार्थियों, इस श्रृंखला के अगले चरण में मैं आपसे बात करूंगा मराठा राजनीति के दो महत्वपूर्ण किरदार महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस के बारे में। महाजी सिंधिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि महाजी सिंधिया ब्रिटिश साम्राज्य की मराठा साम्राज्य की तलवार थी, और नाना फडणवीस, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मराठा साम्राज्य की सूझबूझ था, वो मराठा साम्राज्य का मस्तिष्क था। और नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य की सूझबूझ और बुद्धिमत्ता का दौर समाप्त होता और हम मराठा सरदारों में आपस में फूट देखते। हम इन दोनों ही नायकों के बारे में, इन दोनों ही मराठा साम्राज्य के पात्रों के बारे में, महाजी सिंधिया के बारे में और नाना फडणवीस के बारे में आगे की कक्षा में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।